ठंड में जुगाड़ू बहू का जंगल में गर्म ससुराल। हमेशा एक ही चिंता सताई रहती है, हम गरीब की बेटी से शादी कौन करेगा। अजी आप चिंता ना करो, सब बढ़िया होगा। और हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि देने के लिए कुछ नहीं है। कम से कम हम अपनी बेटी की शादी तो ढंग से कर ही सकते हैं। क्या कहती है बहू? हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। घर के दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, अब दोनों बेटियों की शादी करनी थी। घर वाले सबसे पहले शालिनी की शादी के लिए लड़का देख रहे थे। दहेज देने की क्षमता नहीं थी, जिस कारण राम को अपनी बेटियों के लिए लड़का ढूंढने में थोड़ी कठिनाइयां फेस करनी पड़ रही थी। जो भी आता सबसे पहले दहेज की मांग करता। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शालिनी के लिए अचानक से एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आता है। माँ, कितने अमीर घर से शालिनी के लिए रिश्ता आया है। अब इस रिश्ते को तो मना करने की कोई वजह भी नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने भी दहेज मांगा तो क्या करेंगे? कुछ भी करके इस बार शादी करवानी है। अगर शालिनी को लड़का पसंद है तो अब तक 30 लड़कों के रिश्ते आ चुके हैं। उन 30 में से कौन से ढंग के थे? हाँ माँ, शालिनी सही कह रही है। कोई मोटा था, कोई पतला था, किसी का सब कुछ अच्छा, तो लालच बहुत ज्यादा है। लालच नहीं है तो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब तो पसंद का रिश्ता मिल गया ना। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हमारे समधी समधन जी की एक ही डिमांड है, शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ A1 होना चाहिए। लेकिन पापा जी, A1 तैयारी मतलब अमीरों वाली शादी? लेकिन सोचो ना, बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। अगर मेरी शालिनी की शादी यहाँ हो जाती है तो शालिनी बहुत खुश रहेगी। माँ जी सही कह रही हैं रूही। चलो अब फिर लड़के वालों को कॉल करके बोल दो कि हमें लड़का पसंद है। राम लड़के के घर पर रिश्ते के लिए हामी भर देता है, जिसके बाद लड़के वाले शालिनी को देखने आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। पुनीत और कैलाश बहन की शादी के लिए पैसे उधार लेते हैं। वहीं पैसे बहुत कम पड़ रहे थे, इसलिए राम घर को गिरवी रख देता है। माना मुझे अच्छे घर में शादी करनी थी, लेकिन पापा इसके लिए आप ये घर गिरवी रख रहे, ये ठीक नहीं है। बेटा जी, ठीक बेठीक कुछ नहीं होता है। जब पैसे आ जाएंगे तो हम ये घर छुड़ा लेंगे, टेंशन मत ले बेटी। इसके बाद घर गिरवी रखकर राम जी बैंक से लोन के पैसे ले आते हैं और शालिनी की शादी बड़े ही ठाट बाट के साथ करते हैं। धन्यवाद भाई साहब, आज लाज रख ली आपने। वैसे शादी में इतना खर्चा तो नहीं, लेकिन जो था अच्छा था। हाँ, हम खुश हैं कि हमारा बेटा बहू की शादी अच्छे से हो गई। चलिए समधी जी, समधन जी, आज्ञा दीजिए। इसके बाद शालिनी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और घर में सभी शादी की थकान से सो जाते हैं। अगले दिन से फिर सब अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। दोनों के पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जहां उन्हें मुश्किल से 10 से 12 हजार रुपए मिलते थे। उसी में गुजारा करना पड़ता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और बैंक की 1 महीने की किश्त भरने आ गई थी। अब क्या किया जाए भैया, हम दोनों ने जितना कमाया इस महीने में तो बस घर के खर्च में ही चला गया, और घर की किश्त भी आ गई। अगर हमने लोन की किश्त नहीं दी तो घर तो चला जाएगा। बेटा, हमारे पास रहने के लिए बस यही छत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो जाए ये घर नहीं जाना चाहिए। माँ, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगा। दोनों भाई हर महीने कोशिश करते हैं कि इनकम बढ़ जाए या फिर वो इनकम से बचत कर लें ताकि वो घर की किश्त आसानी से भर सकें, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं। बैंक वाले आकर अंत में सभी को उनके सामान के साथ बाहर निकालकर घर में ताला मार देते हैं। सर, आपके 6 महीने से लोन की किस्तें नहीं भरी हैं, इसलिए हम आपका घर अपने अंडर में कर रहे हैं। बैंक मैनेजर वहां से चला जाता है, लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और अब ठंड में छत का सहारा न होने के कारण उन्हें बाहर ही रहना पड़ता है, जिससे सास ससुर बहू बच्चे नंद सभी की तबीयत खराब होने लगती है। मैंने कहा था ऐसा लोन मत लो, इसे भरना इतना आसान नहीं है। आप लोग माने नहीं। अब देख लो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई सर पर। सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा दुखी थे। सुषमा, हो सके तो आज रात भर हमें यहाँ रुकने दे, कल हम व्यवस्था कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज ही बस, क्योंकि कल बहू मायके से आने वाली है और तुझे तो पता है मेरी बहू कैसी है। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद सावित्री जी अपने परिवार के साथ ठंड में रात भर के लिए सुषमा के घर रुक जाती हैं। ठंड इतनी थी कि एक ही कमरे में पूरा परिवार बैठा था, फिर भी गर्माहट नहीं लग रही थी। सभी रात भर ठंड में जैसे तैसे वहीं सोते हैं और अगली सुबह वहां से चले जाते हैं, क्योंकि सुषमा की बहू आ गई थी। अब सभी घर वाले ठंड में भटकने लगते हैं कि तभी शालिनी का फोन आता है। माँ, पापा, मैं घर आई थी, ताला लगा था, आप लोग कहाँ हैं? बेटी, बैंक वालों ने घर सीज कर दिया है, अब बस हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इसके बाद सावित्री शालिनी को पूरी बात बताती है। ये जानकर शालिनी को रोना आ जाता है।
सब मेरी वजह से हुआ है। इतने बड़े घर में शादी के चक्कर में पापा भैया के पास कुछ नहीं रहा। शालिनी बहुत परेशान थी। वो घर जाकर अपने पति और सास ससुर से बात करती है। मम्मी जी, पापा जी, बैंक वालों ने मेरे मायके का घर सीज कर दिया है। मम्मी पापा और पूरा परिवार ठंड में यहाँ से वहाँ भटक रहा है। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या मेरे मायके वाले कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हैं? बाहु, माना कि हम अमीर हैं लेकिन जमीन से जुड़े रहने वाले लोग हैं। लड़की के माता पिता 1 महीने यहाँ रहेगा तो समाज हमें ताने देगा। हाँ, सही कह रही है कमला जी। घर परिवार रिश्तेदार सब बहाने बनाएंगे कि अब बहू के साथ उसके मायके वालों को भी यहीं जमा दिए। शालिनी के ससुराल वाले उसके मायके वालों की मदद करने से मना कर देते हैं। अब शालिनी और परेशान हो जाती है। वहीं सावित्री जी अपने परिवार के साथ अपने नंद के घर जाती हैं। सावित्री जी की नंद पहले तो उनके साथ प्यार से व्यवहार करती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो लोग बेघर हो गए हैं तो वो भी अपने घर के दरवाजे बंद कर देती है। अरे हमारी हालत खुद खराब है, इनकी क्या ही मदद करेंगे हम। बेटी को करोड़पति ससुराल में ब्याह दिया, अब इसके साइड इफेक्ट जो होगा वो हम क्यों झेले, आप लोग झेलो। घर वाले बुआ की बातें सुनकर दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। माँ जी, चाची तो हमें इतना मानती हैं, हम चलें क्या वहाँ? हाँ, मेरी देवरानी के यहाँ चल सकते हैं, वो ही है जो हमारी मदद करेगी। लेकिन ये क्या, सावित्री से पहले ही बुआ ने चाची को कॉल करके सावित्री जी के बेघर होने वाली बात बता दी। फिर क्या, सावित्री के बेघर होने की बात सुनकर चाची पहले ही घर पर लॉक लगाकर बाहर चली गई कि घर वालों को वो मिले ही ना। हाय भगवान, बाल बाल बची। अभी अगर ये लोग घर आ जाते तो मना भी करते नहीं बनता और फिर यहीं डेरा डाल देते। वहीं सभी घर वाले कुछ देर वहां इंतजार करके चले जाते हैं और सभी भटकते भटकते जंगल पहुंच जाते हैं। बाहर ठंड भी बहुत तेज थी, जिस कारण घर वाले ठंडी से ठिठुर रहे थे। यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। क्या कर सकते हैं ननद जी, अब तो हमारे दिन ऐसे ही गुजरने वाले हैं। लेकिन बेटा, हम जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हैं? देखते हैं माँ, कहाँ जाएगा ये रास्ता। सभी कहीं जाने की तलाश में जंगल पार करने लगते हैं, लेकिन सभी घर वाले रास्ता भटक कर बहुत ही ज्यादा आगे चले जाते हैं। मुझे लगता है हम रास्ता भटक कर गलत रास्ते पर आ गए। देखो ना, आस पास में कुछ नहीं है, बस दूर दूर तक जंगल ही दिख रहा है। कुछ भी हो, यहाँ आसपास इतने पेड़ हैं कि बाहर से आने वाली सर्द हवाएं पेड़ पौधों की वजह से कंट्रोल हो जाती हैं। क्यों ना हम कहीं जाने से अच्छा कुछ समय के लिए यहीं ठहर जाएं। कम से कम यहाँ शांति और ठंडी से राहत तो है। यहीं आसपास में कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं खाएंगे क्या? सभी आसपास देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें कुछ खेती और ढेर सारे फलों के पेड़ लगे होते हैं। हमारा आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। इससे पहले रहने का जुगाड़ बनाया जाए, क्योंकि यहाँ ऐसे खुले में रहना सेफ नहीं है, न सेहत के लिए और न ही हमारे लिए। अरे पुनीत, वो देख भाई, यहाँ कितना सारा लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है, क्यों ना हम उससे अपना घर बनाएं। हाँ, लेकिन क्या पता कोई लकड़ी अपने काम के लिए रख कर गया हो। चलो छोड़ो, ये छोटे छोटे काम हम खुद ही कर लेंगे। जिसके बाद दोनों पति जंगल में वही गट्ठर वाली लकड़ी के पास रखी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं और घर बनाते हैं। जिसके बाद वो घर के बाहर पत्थर से पूरा कवर कर देते हैं और अंदर से पूरा घर लकड़ी का बना होता है। अरे वाह, ये घर तो वाकई बहुत गर्म है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है। हाँ, भाग्यवान, क्योंकि बेटों ने बाहर से चारों तरफ से पत्थर रख दिए हैं। अब बाहर से आने वाली ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी। दीदी, खाने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ जंगल में दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता है। यहाँ जो भी जंगल में उगता है हमें वही खाकर गुजारा करना होगा। दोनों बहुएं जंगल में घूमकर खाने का सामान ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें कुछ मशरूम, फल और पीनट मिलते हैं। अरे वाह, ये फल और सब्जियां कहाँ से लाई तुम? काफी फ्रेश है ये। अजी, हम तो इसे बस जंगल से ही तोड़ कर लाए हैं। मैंने मटका बना दिया है, जाकर पानी ले आओ काव्या, फिर सभी साथ बैठकर खाते हैं। जी माँ, मैं पानी ले आती हूँ। पास में ही नदी थी। काव्या मटके में साफ पानी भर लेती है और उसके बाद सभी कच्ची मूंगफली, फल और कच्चा मशरूम ही खाकर गुजारा करते हैं। आज तो चलो ठीक है, लेकिन अब क्या, हमें हमेशा यहाँ ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा? भैया, जंगल में तो लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार सब सामान मिल जाए तो अच्छे से खाना भी बनने लगेगा। खाने के बाद बहुएं जंगल की लाल मिट्टी से बर्तन बनाती हैं। आग जलाने और खाना बनाने के लिए चूल्हे की जरूरत है। हम मिट्टी का चूल्हा ना बनाकर लकड़ी का चूल्हा बनाते हैं, क्योंकि जंगल में जानवरों का आना लाजमी है। अजी, हमारे घर के चारों तरफ लकड़ी का गेट लगा दो और उसके ऊपर नुकीले पत्थर, जिससे कोई भी जंगली जानवर अंदर ना आ सके। पुनीत और कैलाश ऐसा ही करते हैं। घर के चारों तरफ बाउंड्री कर देते हैं ताकि जानवर अंदर ना आ सके। इतने में सभी को ध्यान ही नहीं रहता कि राहुल कहाँ चला गया। राहुल, राहुल बेटा, बहू देखकर राहुल कहाँ चला गया?
दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं कि राहुल कहाँ चला गया। जंगल में सभी राहुल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और वो दोनों बहुएं रोने लगती हैं। तभी कुछ पत्तों के लड़खड़ाने खड़खड़ाने की आवाज आती है और जब दोनों बहुएं पीछे पलटकर देखती हैं तो राहुल एक पत्तों के ढेर के बीच में सो रहा था। अरे राहुल बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाची, आग लग गई थी और सोने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं ये पत्तों के ढेर में सो गया। देखो ये बहुत गर्म है, इसने तो पूरा रजाई का काम किया। मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगी माँ इसमें। बदमाश कहीं का, डरा दिया और कहता है कि ठंडी नहीं लगी, चलो यहाँ से। फिर चंचल अपने बेटे को जंगल में बने गर्म घर में ले आती हैं। सभी फल खाकर ही आज आराम करते हैं और घर भले ही कितना भी गर्म था, बाहर जंगल में ठंडी के कारण 10 डिग्री से नीचे तापमान था, जिस कारण अब रात में सोने पर देर रात घर वालों को ठंडा लगने लगता है और बहुएं परेशान हो जाती हैं। मुझे नहीं लगा था कि इस बार इतनी तेज ठंड लगेगी। अब ठंडी है तो लगेगी ही देवरानी जी। कल कोई जुगाड़ करते हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगी जिससे हमारी ठंडी भाग जाए। माँ, मैं तो कहता हूँ जो सूखे पत्ते में ओढ़ कर सो रहा था, आप उसकी ही रजाई बना लो। काफी ज्यादा गर्म थे, उसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। राहुल की बात बहुएं सोचने लग जाती हैं। अगले दिन भाभी, बाहर ये जंगल में हमारा इतना गर्म घर है, फिर भी ठंडी क्यों लग रही है? अब इतनी ठंडी तो क्या कर सकते हैं, खुला जंगल भी है। मुझे तो लगता है दीदी हमें राहुल की बात मान लेनी चाहिए और एक बढ़िया सा रजाई तैयार करते हैं। अगर बन गई तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाला है। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी जंगल से ढेर सारे सूखे पत्ते इकट्ठे करती हैं और उसे धागे से गांठ मारकर एक एक दूसरे में अटैच करके एक बड़ी सी गर्म चद्दर तैयार करती हैं। माँ जी, ये हमने पत्तों से चद्दर बनाई है, आप इसे ओढ़ कर बताओ कैसी बनी है। सास जैसी बहू की बनाई चादर ओढ़ती है तो वाह बहू, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर बना है और बहुत गर्म है। क्या माँ सच में गर्म है ये? हाँ हाँ, सच में बहुत ही ज्यादा गर्म है। यकीन नहीं होता तो ओढ़ कर देख ले। जिसके बाद सभी बारी बारी से बहुओं का पत्तों से बना चद्दर ओढ़कर देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। भाभी, मेरे लिए भी बना दो ना ये पत्तों का चादर, ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये सुंदर और गर्म दोनों है। अब हम सोच रहे हैं सबके लिए ऐसे ही पत्तों की चटाई और चद्दर बना देते हैं ताकि हमें सोने में कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद दोनों बहुएं पत्तों को बुनकर उनसे चटाई तैयार करती हैं, साथ ही पत्तों का ही चद्दर तैयार करती हैं और अब सभी पत्तों की चटाई बिछाकर आराम से पत्तों की चद्दर ओढ़कर सोते हैं। वहीं सारा दिन सास नंद पत्तों की चद्दर ओढ़कर ही रहती हैं। अजी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मूंगफली का खेत है, क्यों ना आप दोनों जाकर मूंगफली ले आओ, फिर हम उसी को उबाल लेते हैं। उसे खाने से शरीर में गर्माहट रहती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जंगल में मूंगफली कहाँ से आई? भाई, आम खा गुठली क्यों गिनता है, हमें तो मिल रहा है ना। फिर दोनों भाई जंगल में ही पास के खेत में जाकर घर वालों के लिए ढेर सारी मूंगफली लेकर आते हैं और दोनों बहुएं मूंगफली को मटके में रखकर पत्थर के चूल्हे पर उबालती हैं और सभी को पत्तों में उबली हुई मूंगफली खाने के लिए देती है। हमारे बचपन में इस तरह खाना खाया करते थे, ये सब कितना बढ़िया है। भगवान ने भले ही हमारे पास कितनी भी समस्या भेजी हो, लेकिन साथ में उसका निवारण भी भेजा है। हाँ बहू, तो सही कह रही है। जब जंगल में हमें इतना कुछ मिल गया है तो मुझे लगता है दीदी हमें जंगल में और घूमना चाहिए, जिससे हमें और उपयोगी चीजें मिले, क्योंकि रोजमर्रा के लिए हमारे पास अभी भी बहुत लिमिटेड चीजें हैं। ठंडी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े और गर्म खाना भी मिलना जरूरी है। सही कह रही हो देवरानी जी। जिसके बाद रोही और चंचल दोनों जंगल में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तभी उन्हें रतालू का पेड़ दिखता है। अरे वाह देवरानी जी, देख रही हो, हमें खाने के लिए एक और बढ़िया चीज मिल गई। हाँ रतालू, ये भी गर्म होता है और ठंडी के लिए बेस्ट होता है। लेकिन माँ जी को तो शुगर है ना, शुगर पेशेंट भी इसे खा सकते हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं जंगल से रतालू तोड़ लाती हैं। ऐसे ही पास के तालाब में उन्हें सिंघाड़ा मिलता है, दोनों उसे भी तोड़ लेती हैं और पत्थर के चूल्हे पर मटके में सिंघाड़ा रतालू सब कुछ उबाल कर बहुएं घर वालों को खाने के लिए देती हैं। अरे, जब हम अपने घर में थे तो वहां तो बिना तेल मसाले के खाना ही नहीं खाया जाता था। यहाँ तो बिना नमक का खाना भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, इसका स्वाद अमृत से कम नहीं है। सही कह रहे हैं पापा, और सब कुछ अच्छे से हजम भी हो रहा है। यहाँ का हवा पानी भी तो कितना शुद्ध है। मम्मी, रतालू सिंघाड़ा कितना टेस्टी है, मुझे और चाहिए। हाँ बेटा, लो खाओ। अब तो राहुल भी भरपेट खाना खाने लगा है, वरना पहले कितने नखरे करता था। क्यों ना हम भी खेती करें, यहाँ कितनी सारी जगह खाली है, उपजाऊ जमीन और पानी तो है ही। हाँ भाई, ये आइडिया जबरदस्त है, जंगल में खेती, वाह मजा आ जाएगा।
जिसके बाद दोनों भाई जंगल में ही गेहूं और चावल की खेती करते हैं। वहीं जंगल में नदी और तालाब के किनारे ढेर सारा मक्का, बाजरा और ज्वार भी था। बहुएं उसे तोड़ कर लाकर सुखाती हैं